चलिए आज सीखते हैं हम लोग आर्टिकल्स। अंग्रेजी में आर्टिकल्स दो हैं। पहला है इंडिफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन को रखा गया है। दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल जिसमें द को रखा गया है। अब सबसे पहले आप ये जान लें कि ए का भी अर्थ एक ही के लिए होता है, मतलब एक अर्थ एक होता है, और एन का भी अर्थ आपका एक होता है। अब है कि कब हम ए का प्रयोग करेंगे, कब एन का प्रयोग करेंगे और किस परिस्थिति में हमको दा का प्रयोग करना है, इसी चीज को आज हम लोग सीखेंगे और देखेंगे। चलिए देखते हैं ए और एन का प्रयोग। तो आपको याद रखना है कि ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ठीक पहले होता है। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके ठीक पहले। अब काउंटेबल नाउन कौन कौन सा है? तो दो नाउन को हम काउंटेबल मानते हैं। पहला है आपका कॉमन नाउन जो काउंटेबल है। दूसरा है आपका कलेक्टिव नाउन जो काउंटेबल है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को तो गिने ही नहीं सकते हैं। प्रॉपर नाउन अपने आप में खास होता है, ये तो बता चुके हैं। तो कॉमन नाउन के पहले और कलेक्टिव नाउन के पहले जो सिंगुलर रूप में होगा उसके ठीक पहले ए और एन का हम प्रयोग करेंगे। अब परिस्थिति ये उत्पन्न होता है कि हम ए का प्रयोग कब करेंगे और एन का प्रयोग कब करेंगे। तो चलिए हम ए और एन का प्रयोग कब करेंगे इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए इसके उदाहरण को हम देखते हैं। हिंदी का जो स्वर है इसको आप देख लेंगे। हिंदी का जो ये स्वर है इसी के उच्चारण के आधार पर हम एन का प्रयोग करते हैं। हम इंग्लिश का जो वोवेल्स है 5 ए ई आई वो यू, ए आई वो यू, इंग्लिश का जो आपका ये वोवेल्स है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान रखेंगे कि ए ई आई वो यू इंग्लिश का जो वोवेल्स है उससे हमको कोई मतलब नहीं है ए और एन लगाने में। हमको इसके उच्चारण को देखना है। ये जो उच्चारण जो है अ हर्षई दीर्घई का, इसका जो उच्चारण होगा उसके आधार पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे यहां भी एच है, यहां भी एच है, यहां भी एच है। इसका ऑनेस्ट उच्चारण हो रहा है आ, ये ऑनेस्ट आ उच्चारण हो रहा है। इसका आवर आ उच्चारण हो रहा है और इसका होश में हा उच्चारण हो रहा है। तो अब आप देखें ऑनेस्ट आ, ऑनेस्ट इसमें आ रहा है नहीं, तो इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा। उसी तरह आप इसमें देखें आवर आ इसमें आ रहा है तो एन लगेगा। ये हा हो रहा है होश, हा, हा इसमें है नहीं है, हा हिंदी का स्वर नहीं है इसलिए यहां पे ए लगेगा। अम्ब्रेला यू भले है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, लेकिन इस यू का उच्चारण आ हो रहा है। इस आ तुम यहां लगाएंगे एन और यहां पे इस यू का उच्चारण यूनियन में अंतर से आ जा रहा है तो इस परिस्थिति में क्या लगेगा? ए। अब यहां देखें डॉग, ड नहीं है, नहीं ना है तो ए लगेगा। कैट क नहीं है, ए लगेगा। अब यहां आप देखें ऑरेंज, ये ऑरेंज में इस वोवेल्स से हमको कोई मतलब नहीं है। ये ओ जो है यहां ओ भले लिखा हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है। ऑरेंज में हिंदी के स्वर औ से इसका उच्चारण हो रहा है इसलिए हम यहां पे लगाएंगे एन। एप्पल में भी हिंदी के ए, इंग्लिश का ए से हमको कोई मतलब नहीं। एप्पल में ये ए आई वाला उच्चारण हो रहा है इसलिए हम लगाएंगे एन। एग, एग में भी ई से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या है कि इसमें एग में ये ए से इसका उच्चारण हो रहा है इसलिए लगेगा एन। यहां पे का में क है, का इसमें नहीं है इसलिए इसमें लगेगा ए। बस यही समझना है कि उच्चारण अगर इससे शुरू होता हो तो एन लगाएंगे अन्यथा ए लगाएंगे। यहां कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब हम चर्चा करेंगे द पर। फिर से एक बार आप समझ लें कि जो शब्द होता है, जो नाउन होता है,
और वो कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन जो होता है उसका उच्चारण अगर इससे सही दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए आय ओ आव से होता है तो एन लगाएंगे, और इससे अगर उच्चारण नहीं होता है तो हम ए लगाते हैं। इस बात को याद रखना है, बशर्ते वो काउंटेबल होना चाहिए। अब मान लो यहां वाटर है, वाटर काउंटेबल है क्या, नहीं है। वाटर मीन्स पानी, इसको नहीं गिना जा सकता है, कुछ नहीं लगेगा। राइस, राइस मतलब चावल, उसको गिना नहीं जा सकता, कुछ नहीं लगेगा। कहने का मतलब है काउंटेबल नाउन होगा तभी लगेगा। और काउंटेबल नाउन कौन कौन सा होता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो उसमें कुछ नहीं लगेगा, ना ए लगेगा ना एन लगेगा। ए और एन का प्रयोग हम तब करेंगे जब वह काउंटेबल नाउन हो, कहने का मतलब है कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन हो, और वो भी सिंगुलर हो, तब हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग तब करेंगे जब इस आर सही दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए आई ओ आव से उच्चारण शुरुआत होता हो, तब हम एन लगाएंगे, और इससे अगर उच्चारण का शुरुआत नहीं होता हो तो ए लगाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब दा के प्रयोग को देखेंगे कि दा का प्रयोग कहां कहां होता है। सबसे पहले जानेंगे कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन के पहले दा का प्रयोग होगा, लेकिन वह कॉमन नाउन सिंगुलर होना चाहिए। उस परिस्थिति में हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां आप देखें, गाय दूध देती है, गाय यहां सिंगुलर है और कॉमन नाउन है, तो इस गाय के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे द काउ गिव्स मिल्क। फिर आप उससे नीचे आए, गाय एक जानवर है, यहां गाय कॉमन नाउन है और ये सिंगुलर है, तो इसमें हम दा का प्रयोग करेंगे। घोड़ा उपयोगी होता है, यहां घोड़ा कॉमन नाउन है और घोड़ा सिंगुलर है, तो यहां भी हम दा का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे द हॉर्स इज यूजफुल। अब यहां बारीकी से ध्यान यह देना है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे तब जब वह पूरी जाति का बोध कराता हो। जैसे कौआ काला होता है, यहां कौआ सिंगुलर है, तो यहां पे क्रॉ के पहले हम दा लगाएंगे। वैसे जो भी नाउन कॉमन हो, पूरी जाति का बोध कराता हो और वह सिंगुलर हो, तो उस परिस्थिति में हम दा का प्रयोग उसके पहले करेंगे। अब उसके नीचे आप आए कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लुरल कॉमन नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। अब यहां आप ध्यान दें, इसी उदाहरण को हम प्लुरल में कर दिए हैं। जैसे गाय दूध देती है, यहां देखें आप, गाय दूध देती है, यहां गाय सिंगुलर है और पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो हम दा लगाए हैं। यहां पे गाय दूध देती है, ये भी पूरी जाति का बोध करा रहा है, लेकिन ये प्लुरल है, तो उस परिस्थिति में हम यहां दा नहीं लगाएंगे, सिर्फ लिखेंगे काउस गिव मिल्क। वैसे आप नीचे आए, गाय एक जानवर है, तो हम यहां क्या लिख रहे हैं, द काउ इज एन एनिमल। यहां सिंगुलर होने के कारण पूरी जाति का भले बोध करा रहा है, लेकिन सिंगुलर होने के कारण हम दा का प्रयोग कर रहे हैं। और यहां गाय जानवर है, तो यहां प्लुरल हो गया, ये भी पूरी जाति का बोध करा रहा है, लेकिन ये प्लुरल हो गया, तो हम सिर्फ लिख रहे हैं काउस आर एनिमल्स। फिर उससे निचला उदाहरण में आप देखें, घोड़े उपयोगी होते हैं। देखिए यहां सिंगुलर था, घोड़ा उपयोगी होता है, सिंगुलर था तो हॉर्स के पहले दा लगाए, लेकिन यहां घोड़े प्लुरल है, ये भी पूरी जाति का बोध करा रहा है, ये भी पूरी जाति का बोध करा रहा है, लेकिन यहां सिंगुलर था तो दा लगाए, यहां प्लुरल है तो हम दा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहां सिर्फ लिख रहे हैं हॉर्सेस आर यूजफुल। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि किसी भी परिस्थिति में जब प्लुरल हो और कॉमन नाउन हो और पूरी जाति का बोध कराता हो, तो दा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। दा का प्रयोग हम तब करते हैं जब वह सिंगुलर कॉमन नाउन हो और पूरी जाति का बोध कराता हो, तो उस परिस्थिति में हम दा का प्रयोग करते हैं। हां, प्लुरल में भी दा का प्रयोग होता है, लेकिन पूरी जाति का वो बोध
नहीं कराता है। अब हम कुछ उदाहरण के आधार पर बताते हैं कि प्लूरल कॉमन नाउन रहने के बाद भी हम दा का प्रयोग कैसे करते हैं, इस पर हम बारीकी से चर्चा करते हैं। अब कब लगता है उसको आप देखिए, कब हम प्लूरल में भी दा का प्रयोग करते हैं, इसको आप बारीकी से यहां समझ लीजिए। एक बार अगर आप इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहां आप देखें, पहला उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, घोड़े अच्छे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये प्लूरल भी है और पूरी जाति का बोध करा दिया। दुनिया में जितने भी घोड़े हैं उसकी बात कर रहा है। ये घोड़े अच्छे हैं, दुनिया में जितना घोड़ा है उसके बारे में कहा गया। घोड़े अच्छे होते हैं मतलब दुनिया में जितना घोड़ा है सबके बारे में कहा गया। कहने का तात्पर्य यह है ये प्लूरल है और पूरी जाति का बोध करवा दिया। प्लूरल होते हुए पूरी जाति का बोध करवाया कि घोड़े अच्छे होते हैं, मतलब दुनिया में जितने घोड़े हैं सब अच्छे हैं। तो जब प्लूरल होता है और पूरी जाति का बोध कराता है तो दा का प्रयोग करना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहां हम लिखेंगे हॉर्सेज आर गुड। उससे नीचे आप अगला उदाहरण में आए, घोड़े अच्छे हैं। घोड़े अच्छे हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्लूरल है लेकिन दुनिया में जितना घोड़ा है उसके बारे में नहीं कहा गया है। कुछ खास, कुछ परिचित घोड़ों के बारे में कहा गया, तो उस परिस्थिति में हम दा का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखाएगा द हॉर्सेस आर गुड। अब आप समझिए, दो लगने से सेंटेंस का अर्थ भी चेंज हो जाता है। हम ऊपर लिखे हैं हॉर्सेस आर गुड मीन्स घोड़े अच्छे होते हैं, नीचे लिखे हैं द हॉर्सेस आर गुड मतलब घोड़े अच्छे हैं। मतलब कुछ खास का जब हम चर्चा करेंगे तो उस परिस्थिति में दा का प्रयोग प्लूरल में भी होता है। वैसे आप नीचे आ जाएं, अगला उदाहरण ले रहे हैं, घोड़े उपयोगी होते हैं। घोड़े उपयोगी होते हैं मीन्स दुनिया में जितना घोड़ा है उसके बारे में कह दिया। जब दुनिया में जितने घोड़े हैं उसके बारे में कहा गया, पूरी जाति का जब बोध करा दिया, तो उस परिस्थिति में हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ लिखेंगे हॉर्सेज। अब द नहीं लगेगा इसमें, हम लिखेंगे हॉर्सेज आर यूजफुल। उससे नीचे आप आए, घोड़े उपयोगी हैं मतलब कुछ खास घोड़ों के बारे में कहा गया। जब खास है, प्लूरल भले है लेकिन कुछ खास के बारे में कहा गया, तो खास जिसको हम पहले से जान रहे हैं उसमें हम प्लूरल रहने के बाद भी दा का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें भी हम दा का प्रयोग करेंगे, द हॉर्सेस आर यूजफुल। कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, दुनिया में जितना है उसके बारे में कहा जाए और वो प्लूरल है तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे। और कुछ खास, कुछ परिचित के बारे में अगर कहा जाए तो उस परिस्थिति में दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि गायें बीमार हैं, तो क्या दुनिया में जितना गाय है सब बीमार है क्या? नहीं, कुछ खास गाय के बारे में कह रहे हैं हम, तो उस परिस्थिति में दा लगेगा। द काउज आर इल, कहने का मतलब है क्या है कि गायें बीमार हैं, और हम जहां लिख दिए कि काउज आर इल मतलब गायें बीमार होती हैं, ऐसा इसका अर्थ निकल जाएगा। और हम लिखेंगे द काउज आर इल का मतलब गायें बीमार हैं। मतलब कुछ खास के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, भले ही वो प्लूरल हो, जब खास के बारे में हम चर्चा करेंगे तो दा का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल रहने के बाद पूरी जाति का बोध होगा तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि प्लूरल हो और पूरी जाति का बोध कराता हो तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लूरल हो और कुछ खास का अगर बोध करवाता हो तो उस परिस्थिति में हम दा का प्रयोग करेंगे, जैसा कि यहां हमने किया। अब इसको आप इस तरह से भी समझ लें कि दुनिया में जितना है और प्लूरल हो तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे, और सिर्फ प्लूरल हो और कुछ खास का हम चर्चा करेंगे तो दा का प्रयोग उस नाउन के पहले लगेगा।
चलिए इसके बाद आप एक चीज और ध्यान रखिए कि अनकाउंटेबल नाउन में द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में जब वह कोई खास हो, किसी खास के बारे में बात करेंगे, तब उस अनकाउंटेबल नाउन में भी द का प्रयोग हम करेंगे। जैसे हम बोलेंगे पानी शुद्ध होता है, तो कहने का मतलब क्या, दुनिया में जितना पानी शुद्ध है। लेकिन हम अगर ये बोल रहे हैं कि पानी गंदा है या पानी गंदा था, तो कहने का मतलब है कि दुनिया में जितना पानी, उसके बारे में बोल रहे हैं कि कुछ खास के बारे में, तो कुछ खास पानी के बारे में बोल रहे हैं। तो जब उसमें भी खास हो तब दा का प्रयोग होता है। जैसे पानी गंदा था, यह अनकाउंटेबल है पानी, लेकिन इसके बाद भी हम यहां द इसलिए लगा दिए चूंकि कुछ खास पानी के बारे में कह रहे हैं, इसलिए हम वाटर के पहले द का प्रयोग किए। तो कहने का मतलब है कि सोना तो पीला होता है, लेकिन हम बोलेंगे कि सोना काला है, तो कहने का मतलब क्या है कि सोना का क्वालिटी चेंज है, सोना का क्वालिटी चेंज है, हो सकता है खराब होगा। तो उस परिस्थिति में हम क्या कर देंगे, क्योंकि हम जो सोना की क्वालिटी है उसमें न जाकर के उससे हट गए, तो उस परिस्थिति में उसमें हम दा का प्रयोग करेंगे। चावल खराब है, तो सब चावल के बारे में तो नहीं कह रहे हैं, कुछ खास चावल के बारे में कह रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हम चावल मतलब राइस के पहले दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब एक अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी दा का प्रयोग तब होता है जब वह अनकाउंटेबल खास हो, किसी खास चीज के बारे में हम बोले, उसके खास गुण के बारे में बोल देंगे, तब अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी दा का प्रयोग होता है। कुछ हम यहां बता दे रहे हैं, इसको भी आप नजर में रख लेंगे कि इन नामों के पहले भी दा का प्रयोग होता है। जैसे पर्वत श्रेणी के नाम के पहले, द्वीप समूह के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले, खाड़ी के नाम के पहले, सागर के नाम के पहले, आकाशीय पिंड के नाम के पहले, अखबार के नाम के पहले, इन सभी नामों के पहले भी दा का प्रयोग होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये आपका जो होता है पवित्र ग्रंथ, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, बाइबल हो, इन नामों के पहले भी दा का प्रयोग होता है। अब एक चीज और है कि प्रॉपर नाउन के पहले भी कभी कभी दा का प्रयोग होता है। कौन सा परिस्थिति उत्पन्न होता है कि प्रॉपर नाउन के पहले भी दा का प्रयोग होता है। तो एक उदाहरण यहां हम दे रहे हैं, देखिए प्रॉपर नाउन के पहले कब होता है, जब किसी खास ग्रंथ, खास बुक में चर्चित नाम हो, तब उस नाउन के पहले दा का प्रयोग हम करते हैं। जैसा आप देखिए यहां हम बोल रहे हैं रामायण के राम, ध्यान दीजिए, रामायण के राम, इस पर गौर कीजिए। हम किस राम की बात कर रहे हैं, एक रामायण ग्रंथ है, उसमें एक राम का भूमिका है, उस राम की बात हम कर रहे हैं। कोई भी कहानी हो या कोई भी ग्रंथ हो, उसमें किसी भूमिका के बारे में बोला जाए, उस किताब के नाम के साथ में उसको अगर हम बोलेंगे, तो उस परिस्थिति में प्रॉपर नाउन के पहले भी दा का प्रयोग होता है। जैसे आप देखिए, इधर से ये बनेगा, यहां लिखाएगा द राम ऑफ रामायण, यहां भी ये लिखेंगे, यहां भी रामा लिखता लो, द रामा ऑफ रामायण, इसमें भी दा लगेगा, यहां भी आप दा लगा सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र ग्रंथ है, महाभारत के भीम है ना, इसमें भीम के पहले लगेगा। या कोई भी ग्रंथ हो या किताब हो, कोई उपन्यास हो, उसमें जो अहम भूमिका निभाता है और उस उपन्यास के नाम के साथ उस अहम भूमिका निभाने वाला का नाम अगर हो, तो उसके साथ भी हम दा का प्रयोग करेंगे। तो सामान्यतः आप ये समझ गए कि दा का प्रयोग किस किस परिस्थिति में होता है। तो आप एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिए, दिक्कत हो तो दोबारा आप देखिए और बढ़िया से इसको समझ लीजिए। मुख्य रूप से दा का प्रयोग हमको कब मिलता है उसको आप समझिए। पोलरल वाला में लोग फंसता है कि आखिर कब दा का प्रयोग होता है। जैसा कि हमने बताया कि गायें उपयोगी होते हैं और गायें उपयोगी हैं, ये वाला जो हम टॉपिक बताए हैं उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि उसी में लोग फंसता है। तो आज आपका आर्टिकल कंप्लीट हुआ।